हम बात कर रहे थे कि हमारे पास साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ अटैच होगी और एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ अटैच होगी। और दूसरा वो आपसे एमसीक्यूज में पूछेंगे एडेनिन और थाइमीन के दरमियान में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। दो वर्ड मैंने बोले, हाइड्रोजन बॉन्ड और कितने मौजूद होते हैं। एडेनिन और थाइमीन के दरमियान में डबल बॉन्ड, साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड। और ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे होंगे। इनका देखे मैंने कॉर्नर ये वाला ऊपर की तरफ बनाया हुआ है, इनका नीचे की तरफ बनाया हुआ है। इस तरह से ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते जाते हैं और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जी इनके थोड़े से फंक्शंस भी देख लेते हैं। डीएनए के फंक्शंस क्या क्या हैं। देखें, सबसे फर्स्ट तो बात ये है कि जी डीएनए हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल है। ये हम इसके बारे में लिख देते हैं कि जी हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब ये है कि ये जो पेरेंट्स से करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं ना उनके बच्चों के अंदर, ठीक है, तो वो करेक्टर्स जो होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसके अंदर होती है, वो इस डीएनए के अंदर होती है। तो हम ये बोल देते हैं जी करेक्टर्स जो हैं ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट्स से बच्चों में करेक्टर ट्रांसफर होते हैं ना, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर होती है, वो डीएनए के अंदर स्टोर होती है। हम ह्यूमंस बने, ये किसके अंदर इंफॉर्मेशन थी, ये इंफॉर्मेशन सारी डीएनए के अंदर स्टोर थी। अब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात कर ले, डॉग कैट नहीं बन सकता, कैट डॉग नहीं बन सकती, ठीक है। इस तरह से जो गोट है वो बफलो नहीं बन सकती, बफलोज जो है वो काउज नहीं बन सकती। ये सारी इंफॉर्मेशन के कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह का बनेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन अल्लाह ताला ने किस में रख दी है, डीएनए के अंदर। और वो डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो आगे पास हो जाती है उनके बच्चों में, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन फिर आगे आगे उनके बच्चों में ट्रांसफर हो रही होती है, इसी वजह से हम इसको हेरिडिटरी मटेरियल बोलते हैं। समझ आ गई इस बात की। फिर हमारे पास जो है जी हेरिडिटरी मटेरियल के अलावा जो जीन्स होते हैं, जो हम बात करते हैं ना कि ये हेरिडिटरी मटेरियल जो होते हैं, ये जो करेक्टर्स होते हैं, ये एक्चुअल में किसकी फॉर्म में जाते हैं, ये जीन्स की फॉर्म में जाते हैं। ये जो जीन्स होते हैं, ये जीन्स फिर क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन जो अभी हमने बात की ना, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट मूव करती है, जाती है, ठीक है, वो इन जीन्स की वजह से जाती है। दूसरा काम एक और है जी, प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन जो बनती हैं। अभी हमने लास्ट लेक्चर में उस दिन बात की थी ना प्रोटीन के बारे में, तो हमने कहा था कि प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है ना, वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। कोई भी दो प्रोटीन्स एक जैसी नहीं हो सकती, उनके अंदर अमाइनो एसिड एक ही तरतीब में एक ही सीक्वेंस में लगे नहीं हो सकते। उनका जो सीक्वेंस होता है वो कौन डिसाइड करता है भला, इन जीन्स के अंदर लगा हुआ ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना, देखो यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, फिर इधर कौन सा है, फिर इधर कौन सा है। इस तरह से जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस को देख के ही प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। याद रखना है हमेशा प्रोटीन किस तरह की बनेगी, ये ऑर्डर लेके कौन आता है, ये डीएनए के अंदर ऑर्डर लिखा होता है, न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में ये सारा ऑर्डर स्टोर हुआ होता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इन शॉर्ट आरएनए। देखिए डीएनए में हमने बात की थी कि डीएनए इज मेड अप ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, लेकिन राइबोन्यूक्लियोटाइड को सुन लें जी, इन शॉर्ट हम आरएनए कह देते हैं। इसको हम बोलते हैं जी आरएनए इज मेड अप ऑफ, ये किसका बना होता है बोला, राइबो न्यूक्लियोटाइड। वहां पर हमने इस वर्ड की जगह पे आपको याद हो बोला था डीऑक्सी राइबो, वो डीऑक्सी हमने यहां पे खत्म कर दी है।
उस जगह पे मैंने आपको बताया था डीऑक्सी का मतलब है एक ऑक्सीजन वहां पे उस शुगर के अंदर कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब आरएनए की बारी आती है तो वो जो डीऑक्सी का वर्ड हमने उतार दिया, उसका मतलब है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर वो ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं होती, उसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड है, अभी हम देख लेते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है जी हमारे पास जो आरएनए होता है। दूसरा, डीएनए की हमने बात की थी कि वो डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन आरएनए की बात हम करते थे कि इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जी। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। वो डबल स्ट्रैंड मैंने आपको यहां पे बताए थे, ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, वहां पर हमने बात की थी कि 4 बेसिस मौजूद होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस जो इसको मिलके बना रही होती हैं। उन बेसिस का नाम हमने लिखा था जी, एक थी हमारे पास एडिनिन, यहां पर भी एडिनिन मौजूद होती है, जिसको इन शॉर्ट हमने क्या लिखा था, ए। फिर आ जाती है जी हमारे पास ग्वानिन, फिर आ जाती है जी हमारे पास साइटोसिन, और चौथे नंबर पे वहां पे हमने बोला था एडिनिन के सामने हमेशा कौन सी आती थी, थाइमीन। यहां पे आरएनए के अंदर थाइमीन को निकाल दिया जाता है और वहां पर एक नई बेस ला के लगा दी जाती है, थाइमीन को हटा के, उसका नाम होता है जी यूरासील। ये एक डिफरेंस है, जब आपको आरएनए और डीएनए का डिफरेंस पूछा जाएगा ना, तो आपने एक तो ये बताना है कि वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड था, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड है। वो डबल स्ट्रैंडेड था, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। वहां पर थाइमीन मौजूद थी, नाइट्रोजनस बेस, यहां पे थाइमीन की जगह पे यूरासील मौजूद होती है। 3 डिफरेंस अगर आप बता देंगे, चलें जी शॉर्ट क्वेश्चन तो आपका ठीक हो जाएगा ना इतना। एडिनिन को हमने इन शॉर्ट क्या नाम दिया हुआ है जी, ए, ग्वानिन को जी, और साइटोसिन को हमने नाम दिया हुआ था सी का। अब इसी तरह से यूरासिल को हम यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये 4 हमने यहां पे यूज कर लिए। जब एडिनिन के सामने वहां पर थाइमीन आती थी ना, यहां पर हमेशा एडिनिन के सामने यूरासिल आ जाएगी, और ग्वानिन और साइटोसिन एज इट इज वैसे जैसे वहां पर बॉन्ड था, यहां पर भी उसका वैसे ही बॉन्ड बना होगा। चलिए, अब हम वहां भी याद हो हमने ना इस तरह से डबल मैंने आपको स्ट्रैंड बना के बताए थे। ठीक है, यहां पर आप उसका क्या कर लें, सिंगल कर लेते हैं हम। ठीक है, ये मैं चलो डीएनए का बना देता हूं, ये डीएनए का है, इसको चलो डीएनए लिख देते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड है। दूसरा, अगर हम ये भी सिंगल स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं तो भाई ये सिंगल स्ट्रैंड आ रहा है, बस सिंगल स्ट्रैंड। ये सिंगल स्ट्रैंड जो है ये आरएनए है हमारे पास, और ये जो डबल स्ट्रैंड आ रहे हैं ये हमारे पास डीएनए है। समझ आ गई यहां तक? ये इसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको डिफरेंस इसका बता दिया कि क्या क्या डिफरेंस हो रहा है। अब हम इसके स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रैंड के अंदर ये जो बेसिस है किस तरह से लगी होती हैं, जैसे वहां पे हमने बनाए थे ना, हमारे पास जी ये एक आ गया, राइबोज शुगर एक आ गई है, फिर इसके नीचे हम एक और बना लेते हैं जी, ये दूसरी आ गई, ये फिर हम तीसरी बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं जी चौथे वाली भी। ये 4 हमने बेसिस बना लिए हैं। ठीक है, फिर हमने इनको चारों को आपस में यहां से किसके थ्रू जोड़ा हुआ था बोला, यहां पे तो एक हमने कहा जी फास्फेट ग्रुप लगा होता है, यहां पर भी हमने कहा कि जी इधर से और फिर इधर से, यहां पर भी एक फास्फेट ग्रुप इनको आपस में जोड़ रहे हैं, फिर इधर और फिर इस तरफ, यहां पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया, यहां पर और फिर यहां पर एक फास्फेट ग्रुप यहां पे आ गया। एक साइड से तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप थे उन्होंने इनको जोड़ा हुआ था। ठीक है, फिर हमने कहा कि यहाँ पर बेसिस लगी होती है, वहां पे डबल स्ट्रैंड था, आपस में स्ट्रैंड को जोड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं हम करेंगे, हम स्ट्रैंड्स को आपस में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये स्ट्रैंड होता ही सिंगल है। तो ये सिंगल स्ट्रैंड के साथ साथ कौन कौन सी बेसिस लगाएं भला, चलो यहाँ पे हमने लगा दी जी एडिनिन आ गई, यहाँ पे लगा दिया जी ग्वानिन आ गई, यहाँ पे लगा दिया साइटोसिन आ गई,
यहाँ पे थाइमीन की जगह पे हम क्या लगा देते हैं, यू लगा देते हैं, यूरासील। चलिए ये सिंगल स्ट्रैंड मैंने आपको इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता दिए। इस तरह से दरमियान में राइबोज शुगर आ गई, फॉस्फेट ग्रुप आ गया और इधर से नाइट्रोजनस बेसिस आ गई। ठीक है, अब आपस में कहीं से जुड़ेगी तो नहीं, क्योंकि ये तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो भाई ये इनका सिंपल स्ट्रक्चर होगा। ये चारों बेसिस हमने साथ में लगा दिए। स्ट्रक्चर इस तरह से हिसाब से हो गया हमारे पास। चलिए अब हम देख लेते हैं जी आरएनए की आगे कुछ टाइप्स भी एक्सप्लेन की हुई हैं। उन टाइप्स को अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास टाइप आ जाती है जी, वो आ जाती है मैसेंजर आरएनए की। एक टाइप तो हम सबसे फर्स्ट पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बच्चों बड़ा सिंपल सा मैसेंजर आरएनए ये बनता है रिफॉर्म बाय द डीएनए। ठीक है, यहां पर ये देखो, ये हमने डीएनए बनाया हुआ था ना, इतना पोर्शन हमने बनाया हुआ, ये डबल स्ट्रैंडेड था, इसका थोड़ा सा पार्ट कट करके हमने ये अलग कर दिया हो सपोज। तो जो फर्स्ट आपके पास आरएनए बनता है, जो डीएनए के किससे थोड़ी सी कॉपी करके थोड़े से जीन्स के पीस हम उतार लेते हैं ना, वो मैसेंजर आरएनए बन जाता है। ये वैसे करते भला क्यों है? क्योंकि अभी हमने बात की थी ना डीएनए के फंक्शन के अंदर कि डीएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता। डीएनए ना सबसे पहले अपना एक मैसेंजर सिस्टम भेजता है, अपना मैसेज कन्वे करते हैं। ऐसा समझ लें कि डीएनए हमारे पास एक चौधरी साहब है, उन्होंने ऑर्डर देना है क्या बनाने का भला, वो चाहते हैं प्रोटीन बन जाए। अब वो चौधरी साहब खुद तो जाएंगे नहीं प्रोटीन बनाने के लिए, वो अपना एक मैसेज भेजेंगे, अपना एक बंदे किसी को भेजेंगे जी इंफॉर्मेशन लेके जाओ और जाके प्रोटीन बना दो। वो जो इंफॉर्मेशन जाएगी ना, वो ये मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेके जा रहा होता है। ठीक है, वो कौन सी प्रोटीन बनेगी, उसके अंदर जो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो मैसेंजर आरएनए लेके जा रहा होगा। प्रोटीन बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो डीएनए के अंदर स्टोर होती है, और डीएनए अपना एक छोटा सा पीस भेजता है, जो प्रोटीन बनवानी होती है वो मैसेंजर आरएनए होता है। ठीक हो गया। दूसरी टाइप आ जाती है जी हमारे पास ट्रांसफर आरएनए। उसको इन शॉर्ट हम लिखेंगे जी, टी छोटा लिख लेते हैं साथ, ये ट्रांसफर के लिए हो गया और साथ में आरएनए हो गया। अच्छा देखिए जी, आपको पता है कि प्रोटीन किससे मिलके बनी होती है, अमीनो एसिड से मिलके बनी होती है ना। इस ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है, एक ट्रांसफर आरएनए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को पकड़ेगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं। अमीनो एसिड को ये लेके जाएगा कहां पर भला, प्रोटीन का कौन बना रहा होता है, राइबोसोम के पास। ये राइबोसोम के पास इस अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर रहा होगा, एज अ कोरियर काम कर रहा है। अमीनो एसिड को उठाएगा, अब देखो शुरू में अमीनो एसिड ये वाला लगना है, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड लगना है, कौन उसको बता रहा है, मैसेंजर आरएनए ने इसको बताना है। ये ट्रांसफर आरएनए उस अमीनो एसिड को उठा के लेके राइबोसोम के पास आ जाएगा। दूसरी बारी फिर ट्रांसफर आरएनए जाएगा, ट्रांसफर आरएनए वहां से क्या करेगा, किसी और टाइप का अमीनो एसिड वहां से ढूंढ के लाएगा। चले जी, वो ये वाला आ गया जी, ये नई टाइप है जी। ठीक है, अब प्रोटीन तो इतने ज्यादा अमीनो एसिड होते हैं, अब ये एक और अमीनो एसिड जो आगे चाहिए होगा, नया अमीनो एसिड लेके आ रहा है भाई। ये जी नया अमीनो एसिड लग गया। सीक्वेंस मैंने आपको शुरू में बताया था, प्रोटीन के टाइम पे सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीक्वेंस खराब हो गया तो सारी प्रोटीन समझो खराब होगी भाई। ठीक है, ये आगे चले जी, एक और उसने अमीनो एसिड लगवा दिया। इस तरह से बच्चों ये अमीनो एसिड को उठा उठा के राइबोसोम के पास जो लेके आ रहा होता है ना, वो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए होता है। उसका नाम ही ट्रांसफर रखा हुआ इसी वजह से कि वो अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। एक अमीनो एसिड फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से लगवाता जाएगा, एक लंबी सी चेन बन जाएगी अमीनो एसिड की, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, और बाद में वो प्रोटीन बनती है। थर्ड नंबर पे आ जाता है जी हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। इन शॉर्ट हम स्मॉल आर लिख देते हैं और साथ में आरएनए लिख देते हैं। राइबोसोमल आरएनए जी, राइबोसोमल, राइबोसोम का वर्ड आ रहा है तो समझ लें कि इट इज अ पार्ट ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम का पार्ट होता है। राइबोसोम का काम क्या था, प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने का काम जो राइबोसोम कर रहा होता है, एक्चुअल में हम देखें तो ये काम राइबोसोमल आरएनए कर रहा होता है। ये आरएनए राइबोसोम के पास पड़ा हुआ है,
तो जो हम बोलते हैं ना कि ये राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं, एक्चुअल में राइबोसोम का थोड़ा सा पार्ट जो राइबोसोमल आरएनए का बना होता है वहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस एक्चुअल में हो रही होगी। ठीक हो गया ना। तो राइबोसोमल आरएनए एक्चुअल में राइबोसोम के ऊपर मौजूद होता है और ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करवा रहा होता है। राइबोसोम जो काम करता है एक्चुअल में वो काम राइबोसोमल आरएनए करता है। ये राइबोसोम के ऊपर ही मौजूद है, ये समझ लें कि फिर हम जब बात कर देते हैं ना राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है तो वही बात है, राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन बना रहा हो या राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, बात एक ही है। लेकिन अगर प्रेफरेंस की जाए एमसीक्यूज में वो आपसे राइबोसोम की जगह पे राइबोसोमल आरएनए लगा दे तो फिर आपने राइबोसोमल आरएनए को टिक करना होता है, ठीक है, कि ये प्रोटीन बना रहा है। एक्चुअल में राइबोसोम के ऊपर ये मौजूद होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक है राइबोसोम, इसमें आरएनए के नाम से राइबोन्यूक्लियोटाइड या राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम पे, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर आप हमें जरूर बताइएगा जी। अल्लाह हाफिज।